इतिहास की किताबों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि पहेलियां हैं। उसमें से एक ऐसा ही नाम है अशोक, जिन्हें आप लोग महान सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। यह एपिसोड एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने 100 भाइयों को मारकर तख्त पर बैठा, जिसने इतना खून खराबा किया कि उसके पालतू जानवर तक उससे डरते थे। लेकिन फिर एक युद्ध के बाद वह इतना बदल गया कि दुनिया में पहली बार अहिंसा और धर्म का राज किया। ये है उस सम्राट की कहानी जिसने कलिंग में इतना भयानक युद्ध किया कि 2,50,000 लोग एक ही युद्ध में मर गए। लेकिन युद्ध जीतने के बाद वह बैटलफील्ड में खड़ा होकर रोया और फिर कभी तलवार नहीं उठाई। आज मैं आपको बताऊंगा सम्राट अशोक की वो कहानी जो हिस्ट्री में किसी और राजा के साथ नहीं हुई। एक कलंक से लेकर कल्याण तक, एक द्रोही से लेकर धर्मात्मा तक, चंडाशोक से लेकर अशोक द ग्रेट तक का यह सफर इतना अनोखा है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह चलिए इनकी भी कहानी शुरू करते हैं, इनके बचपन से। तो बात है 304 ईसा पूर्व की। पाटलिपुत्र की धूप छांव में मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार के महल में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था अशोक, मतलब जो दुहक से मुक्ति दिलाए। कौन जानता था कि यह नाम कितना सच साबित होगा। उस वक्त का पाटलिपुत्र आज के बिहार के एरिया में था, जो कि उस समय सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर था। मौर्य साम्राज्य उस समय अपने उरूज पर था। लगभग 322 ईसा पूर्व अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह एक अत्यंत संगठित निरंकुश शासन था, जिसकी अपनी स्थायी सेना, सिविल सेवा और सड़कों तथा सिंचाई नेटवर्क जैसी व्यापक बुनियादी सुविधाएं थीं। चंद्रगुप्त ने भारत के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया, यूनानी सेल्यूसिडों को खदेड़ दिया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उसके बेटे बिंदुसार ने इस विस्तार को दक्षिण की ओर जारी रखा और अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला की उपाधि अर्जित की। अशोक के समय तक यह साम्राज्य एक उपमहाद्वीपीय महाशक्ति बन चुका था, जिसमें पूर्वी तट पर केवल कलिंग का राज्य ही स्वतंत्र बचा था। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो निशान बनाया था, उसका बेटा बिंदुसार उसे आगे बढ़ा रहा था। लेकिन अशोक का बचपन बिल्कुल रॉयल फेरी टेल जैसा नहीं था। उसका बाप बिंदुसार उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि बुद्धिस्ट सोर्सेस के मुताबिक बिंदुसार के पास 101 बेटे थे 16 रानियों से। हाँ भाई, सही सुने, 101। और सबसे बड़ा बेटा था सुशीम, जो कि क्राउन प्रिंस था। अशोक की माँ का नाम सोर्सेज में अलग अलग बताया गया है। कोई कहता है सुभद्रांगी, कोई कहता है धर्मा। लेकिन एक बात साबित है, वह बिंदुसार की फेवरेट क्वीन नहीं थी। इसीलिए अशोक को बचपन से ही लगता था कि तख्त उसके नसीब में नहीं है। इसके पीछे की कहानी भी बता देता हूँ। बात है बौद्ध किंवदंतियों, विशेष रूप से अशोकावदान के अनुसार सुभद्रांगी एक ब्राह्मण की सुंदर बेटी थी, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक राजा से विवाह करेगी और एक सार्वभौमिक सम्राट को जन्म देगी। हालांकि सम्राट बिंदुसार के महल में प्रवेश करने पर ईर्ष्यालु रखेलों ने उसे दरकिनार कर दिया और उसे एक शाही नाई के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। यह कथा उसे एक ऐसे दलित व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है जिसे उसके उच्च जन्म और नियति के बावजूद निम्न दर्जा दिया गया। किंवदंतियों में कहा गया है कि उसकी मां ने उसका नाम अशोक, मतलब जो दुख से मुक्ति दिलाए, इसीलिए रखा क्योंकि उसके जन्म ने उनके अपने दुखों का अंत कर दिया था। खैर, मौर्य राजघराने में पैदा होने का मतलब था बेस्ट एजुकेशन मिलना। अशोक को चाणक्य के अर्थशास्त्र की शिक्षा दी गई। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ। यह वह मैनुअल था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूज किया था एम्पायर बनाने के लिए। लेकिन अशोक में बचपन से ही कुछ अलग बात थी। दूसरे प्रिंसेस जहां लग्जरी में डूबे रहते थे, वहां अशोक हमेशा रेस्टलेस रहता था। उसके अंदर एक आग थी, पावर पाने की, प्रूव करने की। रॉयल ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग, सोर्ड फाइटिंग, आर्चरी, सब कुछ सिखाया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अर्थशास्त्र की टीचिंग। राजा का धर्म है प्रजा की सुरक्षा। सुरक्षा के लिए जरूरत पड़े तो क्रूअल्टी भी करनी पड़ती है। इस फिलॉसफी ने यंग अशोक के दिमाग में डीप इम्पैक्ट किया। वह बचपन से ही मानता था कि पावर इज एवरीथिंग और पावर पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। 18 साल की उम्र में अशोक को पहला बड़ा टेस्ट मिला। तक्षशिला, जो कि आज का पाकिस्तान का तक्षशिला, में रिवोल्ट हो गई थी। यह मौर्य एम्पायर का इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। अगर यहाँ कंट्रोल खो जाए तो एम्पायर को बड़ा नुकसान होगा। उस समय बिंदुसार ने अशोक को आर्मी दी, लेकिन वेपन्स नहीं दिए, क्योंकि शायद वह टेस्ट कर रहा था कि यह लड़का सच में केपेबल है या नहीं। बुद्धिस्ट लेजेंड्स कहते हैं कि वेपन्स डिवाइनली मिल गए, लेकिन रियलिटी यह थी कि अशोक ने अपनी डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस से लोकल सपोर्टर्स बनाए। तक्षशिला पहुंचते ही अशोक ने सबको सरप्राइज कर दिया। उसने फोर्स यूज नहीं की,
बल्कि विद्रोहियों से बातचीत की। पता चला कि उनकी प्रॉब्लम सही थी, हाई टैक्स, भ्रष्टाचार, स्थानीय गवर्नरों की जुल्म। अशोक ने इंस्टेंटली रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए और पीस रिस्टोर कर दिया। यह अशोक की पहली पॉलिटिकल विक्ट्री थी। यह देख बिंदुसार इम्प्रेस्ड हुआ, लेकिन जेलस भी, क्योंकि सुशीम, उसका फेवरेट सन, कुछ नहीं कर सका था तक्षशिला में। तक्षशिला की सक्सेस के बाद बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया। उज्जैन उस जमाने में कॉमर्स का सेंटर था, स्पाइसेस, सिल्क, प्रेशियस स्टोन्स का बिजनेस हब। यहाँ अशोक की जिंदगी बदल गई। उज्जैन में उसकी मुलाकात हुई देवी नाम की एक मर्चेंट की बेटी से। वह विदिशा शहर की थी और बुद्धिस्ट थी। यह अशोक का पहला सीरियस रिलेशनशिप था। देवी एक एजुकेटेड और स्पिरिचुअल गर्ल थी। उसने अशोक को बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया, अहिंसा, कंपैशन, इनर पीस। लेकिन उस वक्त अशोक पॉलिटिक्स और पावर में इतना बिजी था कि बुद्धा की फिलॉसफी को सीरियसली नहीं लिया। देवी से अशोक के 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों बच्चे बाद में बुद्धिज्म स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। खैर 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की हेल्थ बिगड़ने लगी। कोर्ट में सक्सेशन वॉर की प्रिपरेशन शुरू हो गई। क्राउन प्रिंस सुशीम को लगता था कि ऑटोमेटिक उसे ही राजगद्दी मिलेगा, लेकिन कुछ मिनिस्टर्स अशोक के सपोर्ट में थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर है। बिंदुसार की डेथ के बाद अब रियल गेम शुरू हुई। सुशीम उस वक्त तक्षशिला में दूसरी रिवोल्ट हैंडल कर रहा था। अशोक को उसके सपोर्ट करने वाले मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजा कि अगर अभी नहीं आए तो सब कुछ गंवा दोगे, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। अशोक, जो उस समय उज्जैन का वायसराय था, जैसे ही उसे यह मैसेज मिला, वह तुरंत दिल्ली की तरफ मार्च किया, वो भी अपनी आर्मी के साथ। पाटलिपुत्र में एंट्री से पहले ही सिविल वॉर शुरू हो गई। सुशीम वापस आया, लेकिन देर हो चुकी थी। यहाँ हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है। बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते हैं अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों में इस संख्या को लेकर मतभेद है और कुछ का मानना है कि यह संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जबकि अशोक के अपने अभिलेखों में उसके कई जीवित भाइयों का जिक्र है। मतलब हिस्टोरिकल रियलिटी प्रोबेबली ये है कि उसने सिर्फ 2 से 3 मेन कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट किया, इंक्लूडिंग सुशीम। सुशीम को चारकोल पिट में जिंदा जलाया गया। यह एग्जीक्यूशन मेथड साम्राज्य में सीधा सीधा मैसेज देता करता कि एनीवन हु चैलेंजेस अशोक विल फेस द सेम फेट। मतलब जो कोई भी अशोक को चुनौती देगा, उसका भी वही हश्र होगा। गद्दी हासिल करने के बाद अशोक कंप्लीटली बदल गया। पावर मिल जाने के बाद उसकी क्रूअल्टी अनलिमिटेड हो गई। बौद्ध ग्रंथों में उसे चंडाशोक कहते हैं, मतलब क्रूएल अशोक। उसने एक विशेष जेल बनवाया, जिसे अशोक का हेल या हेल ऑन अर्थ भी कहते थे। यहाँ जो कैदी आते थे वह जिंदा वापस नहीं जाते थे। अशोक पर्सनली टॉर्चर सेशंस अटेंड करता था। उसे लगता था कि वह लोगों को डराकर ही कंट्रोल मेंटेन कर सकता है। एम्प्लॉइज तक उससे डरते थे। गार्ड्स, मिनिस्टर्स, सर्वेंट्स, सबके दिल में डर था। कोई गलती करे तो पनिशमेंट इतनी ब्रूटल होती थी कि दूसरे लोग सिर्फ सुनकर कांपते थे। लेकिन यह क्रूरटी सिर्फ कैदी तक लिमिटेड नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज भी क्रूर थी। टैक्स कलेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट, विद्रोह दमन, हर जगह एक्सट्रीम मेजर्स यूज किए जाते थे। अशोक का फिलॉसफी था, प्रजा को फियर में रखना चाहिए, तभी डिसिप्लिन मेंटेन होगा। अपनी क्रूरता के बावजूद अशोक एक सफल शासक था। उसने मौर्य एम्पायर को और भी विस्तार किया। साउथ में कर्नाटका तक, नॉर्थ में अफगानिस्तान की बॉर्डर्स तक, ईस्ट में बंगाल से वेस्ट में गुजरात तक। ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट अशोक के कंट्रोल में था। लेकिन एक एरिया उस समय था जो इंडिपेंडेंट था, और वह था कलिंग, आज का ओडिशा स्टेट। यह तटीय साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। समुद्री व्यापार, कुशल कारीगर, रणनीतिक स्थान और सबसे महत्वपूर्ण, यह बंगाल की खाड़ी को नियंत्रित करता था। कलिंग नंद डायनास्टी के टाइम से इंडिपेंडेंट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब अशोक को लगता था यह लास्ट पीस है पजल का। कलिंग कैप्चर कर लिया तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप मेरे कंट्रोल में होगा। कलिंग के राजा के पास मजबूत सेना थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध हाथी। यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने लिखा है कि कलिंग की सेना दुर्जेय थी, लेकिन अशोक कॉन्फिडेंट था और कहता था कि मौर्य वॉर मशीन सबसे पावरफुल है। 260 से 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण की योजना प्रारंभ की। यह सिर्फ मिलिट्री कैंपेन नहीं था, यह फाइनल स्टेप था कंप्लीट इंडियन डोमिनेंस का। मौर्यन आर्मी मैसिव थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि आर्मी ने सरगुजा रूट फॉलो किया। यह वह पाथ था जो सदियों बाद समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था। आर्मी में एलिफेंट्स, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, रथ, सबके डिफरेंट डिविजन्स थे। वेपन्स एडवांस डिक्लाइज थे।
जिसमें लोहे की तलवारें, भाले, धनुष, घेराबंदी के उपकरण थे। अशोक ने पर्सनली कैंपेन लीड किया। कलिंग की तैयारी भी कम नहीं थी। उन्हें पता था कि मौर्य आ रहे हैं। कोस्टल एडवांटेज था, नेवी स्ट्रांग थी, स्थानीय इलाके का नॉलेज था, और सबसे इंपॉर्टेंट, यह उनका होमलैंड था। डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। 261 ईसा पूर्व में हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल वॉर स्टार्ट हुआ। लोकेशन था धौली हिल्स। स्थान था दया रिवर के बैंक्स पर। आज भी वहां शांति स्तूप है जो इस वॉर की याद में बनाया गया। वॉर स्टार्ट होने से पहले निगोशिएशंस हुई, लेकिन कलिंग ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उनका मैसेज क्लियर था, हमारा लैंड है, हम इसकी रक्षा करेंगे। बैटल मल्टीपल फेजेस में हुई, जिसमें फेज 1 था सीज वॉरफेयर। इसमें मौर्यन आर्मी ने कलिंग के मेन सिटीज को घेर लिया। सीज इंजन्स यूज करके किलेबंदी को तोड़ दिए गए। अगला था फेज 2, ओपन बैटलफील्ड कॉम्बैट। इसमें धौली हिल्स पर मैसिव क्लैश हुआ। एलिफेंट्स वर्स एलिफेंट्स, कैवलरी चार्जेस, इन्फेंट्री फॉर्मेशंस का डायरेक्ट कॉम्बैट। और लास्ट था फेज 3, फाइनल असॉल्ट। जब कलिंग आर्मी पीछे हट रही थी, तब मौर्यन फोर्सेस ने निर्दयता पूर्वक पीछा किया। यहाँ की सिविलियंस तक को भी नहीं छोड़े गए। बैटल की इंटेंसिटी इतनी थी कि दया रिवर लिटरली खून से लाल हो गई थी। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि पानी पीने लायक नहीं बची थी। यह युद्ध प्राचीन इतिहास के सबसे घातक युद्धों में से एक था। अशोक के अपने 13वें शिलालेख में भयावह आंकड़े दर्ज हैं। लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1,50,000 को निर्वासित किया गया, कैदी या गुलाम के रूप में ले जाया गया, और इसके बाद अकाल और बीमारी से और भी बहुत से लोग मारे गए। यह नंबर्स एंशिएंट वर्ल्ड में अभूतपूर्व थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस कंपेयर करते हैं कि यह वर्ल्ड वॉर के बैटल्स के लेवल की थी, लेकिन 2000 से अधिक साल पहले कंप्लीट कलिंग क्षेत्र मौर्यन एम्पायर में मर्ज कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंप्लीटली चेंज कर दिया। लोकल कल्चर को दमन किया गया। प्रतिरोध को पूरी तरह कुचल कर रख दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह थी कि यह वॉर कंप्लीटली अननेसेसरी थी। कलिंग कोई डायरेक्ट खरीद थ्रेट नहीं था। बस अशोक की ईगो और एम्बिशन की वजह से यह नरसंहार हुआ। वॉर जीतने के बाद अशोक युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने गया। जो सीन उसने देखा, वह उसकी जिंदगी फॉरएवर चेंज कर दिया। हर जगह शव, खून से लथपथ धरती, रोती हुई विधवाएं, अनाथ बच्चे, बर्निंग हाउसेस, डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, पूर्ण विनाश। इस मोमेंट में अशोक को रियलाइज हुआ, मैंने क्या किया है? यह विजय नहीं, यह प्रलय है। बुद्धिस्ट सोर्सेज डिस्क्राइब करते हैं कि अशोक ने युद्ध के मैदान में तोड़फोड़ किया। एक सम्राट जो सिर्फ पावर की भाषा समझता था, पहली बार मानव पीड़ा को फील कर रहा था। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने बुद्धिज्म सीरियसली एक्सप्लोर करना शुरू किया। पहले भी देवी के थ्रू बुद्धिज्म के बारे में सुना था, लेकिन अब रियल इंटरेस्ट जगती है। बुद्धिज्म का कोर मैसेज अशोक को समझ आया। अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग, आंतरिक शांति, ये सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट था जो अशोक प्रैक्टिस कर रहा था। अशोक ने बुद्धिस्ट मंक से मिलना शुरू किया, मेडिटेशन सीखी, बुद्धा की टीचिंग्स डीपली पढ़ी। ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि पावर असली ताकत नहीं है, करुणा असली ताकत है। लेकिन यह कन्वर्जन रातों रात नहीं हुआ, वर्षों का प्रोसेस था। अशोक ने धम्म का अपना इंटरप्रिटेशन डेवलप किया, जो प्योर बुद्धिज्म नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल गवर्नेंस फिलॉसफी थी। अशोक का धम्म में शामिल थे अहिंसा, सत्य, दया, दान, रिलीजियस टॉलरेंस और समाज कल्याण। बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद अशोक ने कंप्लीट प्रशासनिक सुधार किया। क्रूअल्टी की जगह कंपैशन बेस्ड गवर्नेंस स्टार्ट किया। धम्म मिनिस्टर्स अपॉइंट किए, स्पेशल ऑफिसर्स जो लोक कल्याण देखते थे। उनका काम था कष्टों को कम करना, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना और रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करना। कानूनी सुधार किए गए, जिसमें मृत्युदंड को कम किया गया, यातना पर प्रतिबंध लगाया गया, जेल की स्थिति में सुधार किया गया। अशोक्स हेल कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया। एनिमल वेलफेयर पर फोकस किया गया। एनिमल सैक्रिफाइस बैन की, हंटिंग रिस्ट्रिक्ट की, वेजिटेरियनिज्म प्रमोट की। रॉयल किचन से नॉन वेजिटेरियन फूड ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। हॉस्पिटल्स बनवाए, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। रोड्स डेवलप किए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, कुएं खोदे गए। और अंतिम था रिलीजियस टॉलरेंस, जिसमें सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, इंटर रिलीजियस डायलॉग प्रोत्साहित किया। अशोक ने अपनी पॉलिसीज और थॉट्स को परमानेंटली रिकॉर्ड करने के लिए इनोवेटिव स्टेप लिया। शिलालेख और स्तंभ शिलालेख, 14 शिलालेख जो अलग अलग स्थानों पर खुदे हुए हैं। यह धम्म की फिलॉसफी, पॉलिसीज, पर्सनल थॉट्स कंटेन करते थे। और स्तंभ शिलालेख, जिसमें 50 फीट हाई पिलर्स पर नक्काशीदार मैसेजेस हैं। मोस्ट फेमस है सारनाथ का लायन कैपिटल, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इन शिलालेखों की लैंग्वेज प्राकृत थी, कॉमन पीपल की भाषा।
ग्रीक और अरामेइक में भी कुछ शिलालेख थे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स के लिए। यह वर्ल्ड की पहली अटेम्प्ट थी मास कम्युनिकेशन की। रेडियो, टीवी, इंटरनेट से सदियों पहले अशोक ने स्टोन मीडिया यूज किया अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए। अशोक ने बुद्धिज्म को रीजनल रिलीजन से वर्ल्ड रिलीजन बनाने में क्रूशियल रोल प्ले किया। उसने बुद्धिस्ट मिशनरीज पूरे नोन वर्ल्ड में भेजे। श्रीलंका मिशन, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां उन्होंने सक्सेसफुली बुद्धिज्म एस्टैब्लिश की। सेंट्रल एशिया मिशन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के एरियाज में बुद्धिज्म स्प्रेड की। साउथ ईस्ट एशिया मिशंस, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया तक बुद्धिस्ट मंक्स पहुंचे। मेडिटेरेनियन मिशंस, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया तक मिशनरीज गए। ग्रीक रूलर्स के कोर्ट्स में बुद्धिस्ट फिलॉसफी इंट्रोड्यूस हुई। अशोक ने बुद्धा के अवशेषों को ओरिजिनली 8 स्तूपों से निकालकर 84,000 स्तूपों में डिस्ट्रीब्यूट किए। इस तरह बुद्धिज्म जियोग्राफिकली स्प्रेड हुई। धम्म सिर्फ रिलीजियस फिलॉसफी नहीं थी, यह कंप्लीट गवर्नेंस मॉडल था। उन्होंने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड करके हर प्रोविंस में गवर्नर्स अपॉइंट किए, पर सेंट्रल सुपरविजन हमेशा मेंटेन रखा। चाणक्य की अर्थशास्त्र से प्रेरित जासूसी सिस्टम भी जारी रहा, लेकिन उसका फोकस सिक्योरिटी से हटकर कल्याण निगरानी पर शिफ्ट हो गया। जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत करुणा के साथ न्याय का विचार सामने आया। कोर्ट्स में बायस कम करने और अपील सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई। इकोनॉमिक पॉलिसीज में ट्रेड को प्रमोट किया गया। एक्सेसिव टैक्सेशन को कंट्रोल में रखा गया। मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया और मोनोपोलीज को डिस्करेज किया गया। सोशल पॉलिसीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने का प्रयास हुआ। विमेन वेलफेयर पर ध्यान दिया गया और स्लेव्स की कंडीशंस इंप्रूव करने की पहल की गई। सम्राट बनने के बाद उनके पर्सनल लाइफ में भी गहरा ट्रांसफॉर्मेशन आया। रॉयल ट्रेडिशन के अनुसार उनकी मल्टीपल वाइफ्स थीं, लेकिन मेन क्वीन असंधिमित्रा थी। उनके चिल्ड्रन में महेंद्र और संघमित्रा सबसे प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने बुद्धिज्म को दूर दूर तक फैलाया। पहले लग्जरी और हंटिंग पसंद करने वाले अशोक का डेली रूटीन अब मेडिटेशन, स्क्रिप्ट स्टडी और पब्लिक मीटिंग्स पर केंद्रित हो गया। डाइट में भी बड़ा बदलाव आया। वो कंप्लीट वेजिटेरियन बन गए और रॉयल किचन में मैसिव चेंजेस कराए। पर्सनल कंडक्ट में उन्होंने एंगर मैनेजमेंट सीखा, पेशेंस डेवलप किया और पब्लिक अपीयरेंसेस में ह्यूमिलिटी शो की। अशोक की धम्म नीति ने उनके समय में जितनी प्रशंसा पाई, उतनी ही आलोचना भी झेली। एक ओर यह नैतिक शासन का आदर्श बनी, तो दूसरी ओर व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आईं। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बड़ी सेना बनाए रखनी पड़ी, जिससे अहिंसा और सैन्य तैयारियों के बीच लगातार कॉन्ट्रडिक्शन बना रहा। धार्मिक निर्माण कार्य अत्यंत महंगे थे और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को दी जाने वाली उदार डोनेशन से राजकोष पर दबाव पड़ा। परंपरागत ब्राह्मण वर्ग को बुद्धिज्म का बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया, इसलिए दरबार के भीतर ही सूक्ष्म राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। कलिंग युद्ध के बाद जिन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया था, उन्हें में वे वापस नहीं बुला सके। युद्धकालीन अत्याचारों को वे कभी सचमुच मिटा नहीं पाए। आलोचक कहते थे कि उनका कन्वर्जन अधूरा था। साथ ही इतने विशाल एम्पायर के विभिन्न प्रांतों में धम्म का समान रूप से लागू होना कठिन रहा। दूरदराज क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखना लगातार चुनौती बना रहा। लगभग 37 वर्षों 272 से 232 BC तक शासन करने के बाद अशोक के जीवन के अंतिम दौर में स्वास्थ्य समस्याएं उभरने लगीं। साम्राज्य का विस्तार इतना विशाल था कि उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना दिन ब दिन मुश्किल होता गया। उनके पौत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गए। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अशोक ने लगभग समस्त शाही धन बौद्ध मठों को दान कर दिया, जो मंत्रियों को अप्रसन्न कर गया। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। यह स्पष्ट नहीं है कि कारण स्वाभाविक था या किसी बीमारी का परिणाम। उनके देहावसान के साथ ही सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया और लगभग 50 वर्षों में मौर्य वंश पूरी तरह ढह गया। अशोक की मृत्यु के बाद उनका नाम इतिहास से लगभग लुप्त हो गया। सदियों तक उनकी उपलब्धियों को लोग भूल चुके थे। 1817 में ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई और अशोक के शिलालेखों को समझा। तब जाकर दुनिया को झांत हुआ कि शिलालेखों में वर्णित देवानाम प्रिय प्रियदर्शी वास्तव में अशोक ही थे। आज उनका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उनका लायन कैपिटल है। राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र है और उनके कई स्तूप व स्मारक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई, नॉन वियोलेंस को राजनीतिक स्तर पर लागू किया और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके प्रशासनिक सुधारों ने आने वाली कई पीढ़ियों के शासकों को प्रभावित किया। सबसे बढ़कर
उनकी दार्शनिक विरासत यह सिखाती है कि एक विजेता भी करुणामय शासक बन सकता है। असली शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और शांति स्थापित करने में निहित है। तो दोस्तों, यही है सम्राट अशोक की अमर गाथा। एक निर्दयी विजेता से करुणा के प्रतीक तक का अद्भुत सफर। उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी इंसान, चाहे कितना भी अंधकार में डूबा हो, फिर से प्रकाश की ओर लौट सकता है। असली विजय दुश्मनों को परास्त करने में नहीं, अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को हराने में है। आज जब हम भारत का राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं तो वह उनका लायन कैपिटल है और तिरंगे के बीच चमकता अशोक चक्र उनके धम्म की अनंत गूंज है। 2000 से अधिक साल बीत जाने के बाद भी अशोक केवल एक ऐतिहासिक सम्राट नहीं, बल्कि हमारे लिए आदर्श हैं, शक्ति और करुणा के संगम का जीवंत प्रतीक। क्लिंग के रक्त रंजित मैदान पर गिरे वे आंसू इतिहास की धारा मोड़ गए, क्योंकि असली रूपांतरण शरीर का नहीं, मन का होता है। अशोक ने दुनिया को यह सत्य दिखाया कि जीतने का सर्वोच्च रूप खुद को जीतना है और सबसे बड़ी हार है मानवता को खो देना। सम्राट अशोक आज भी हमें याद दिलाते हैं, सत्ता का सच्चा अर्थ विनाश नहीं, सृजन है, हिंसा नहीं, करुणा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह का एक और रोचक एपिसोड बिरसा मुंडा की प्रेरक कहानी पर देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए जय हिंद।